हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। एज वी स्टडी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस जो किसी दूसरी बॉडी को से एक्सपीरियंस किया जाता है। जैसे अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को रखते थे तो वो चार्ज जो था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करता था। ऐसे ही जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर आते हैं किसी स्पेस में, किसी एरिया में, तो वो भी अपने ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है फील करता है। तो जितने एरिया में वो फील करता है ये अट्रैक्शन या रिपल्शन, उस एरिया को हम बोलते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। आप मैग्नेट भी बोल सकते हो। और अब आपको पता लग गया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो साथ में, मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स influence can be experienced by other magnetic substance। वो स्पेस मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का जहां पर उसके इन्फ्लुएंस को कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है फील कर सके, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अब थोड़ा सा कंसेप्ट जो है हम बार मैग्नेट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे इसको। अगर आपने बार मैग्नेट ले ली, ये हमारे पास साउथ पोल, ये हमारे पास नॉर्थ पोल रहेगा। इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m है और इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m है, क्योंकि दोनों पोल्स पर इक्वल स्ट्रेंथ होती है बार मैग्नेट के अंदर। m जो है वो इनकी पोल स्ट्रेंथ है, एम्पियर मीटर इसकी यूनिट होती है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, एक चार्ज ले लिया, चार्ज के पास में एक दूसरा पार्टिकल रखेंगे और उसके ऊपर फील करवाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी। ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, कोई पॉइंट A। इस पॉइंट पर हम एक मोनोपोल रखवाते हैं। देखिए, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। जैसे चार्ज अकेला पाया जाता है, आइसोलेटेड पाया जा सकता है, पॉजिटिव अकेला मिल सकता है, नेगेटिव अकेला मिल सकता है। मैग्नेट का पोल कभी भी अकेला नहीं मिलता। ये जो हमने एक अकेला पोल कंसिडर किया है, ये जस्ट हमारी इमेजिनेशन है। हम अपनी थ्योरी को जो है वो प्रूफ करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक सिंगल पोल मान लिया, वरना प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई सिंगल पोल मान सको। मोनोपोल होता ही नहीं, मोनो मीन्स वन। डाइपोल तो है, दो पोल का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन मोनोपोल नहीं होता। तो आपने माइंड में ये रखना है याद जरूर कि ये चीजें सिर्फ हमारी जो है एक्सप्लेनेशन के लिए है, एक्चुअलिटी में ये ऐसा नहीं होता। अब एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक मोनोपोल मान लिया कि चलो कोई मोनोपोल है, तो इसको पोलैरिटी भी देनी पड़ेगी। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि नॉर्थ का है या फिर साउथ का है, उसी हिसाब से तो आप अट्रैक्शन और रिपल्शन बता पाओगे। जैसे मैंने बोल दिया ये साउथ नॉर्थ पोलैरिटी का है, तो अब ये क्लियर हो जाता है कि नॉर्थ से नॉर्थ ये वाला तो रिपेल करेगा और साउथ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपको चार्ज दे दिया जाता था, वो हमारे लिए इजी होता था क्योंकि चार्ज तो मिल सकता है अकेला। यहाँ हमें अजम्पशन पे चलना पड़ेगा। तो अब अगर ये सिचुएशन है कि कोई बार मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है, पास में एक मोनोपोल पड़ा है जिसकी पोलैरिटी नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू बार मैग्नेट इज, अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी V वो इक्वल होगी F अपॉन में m
सेम वही फॉर्मूला जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने फॉर्मूला कुछ ऐसे पढ़ा था, E = F अपॉन में Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां आ गया आपके पास फोर्स पर यूनिट मोनोपोल, एक पोल है ना ये m0, तो फोर्स पर यूनिट क्या आ गया आपके पास, मोनोपोल हो गया। तो देखो सेम बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन आया, चेंज क्या हुआ है, E की जगह B आ गया, वहां चार्ज होता था तो यहाँ क्या आ गया, मोनोपोल हो गया। नाउ जो हमने लास्ट वीडियोस में हम कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिज्म का क्या कहता है, हमने किया था कि फोर्स किसके किसके बीच की, के हमने यहाँ पे लगा दिया, जिसको आप बाद में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई लिखोगे, यहाँ भी लिख लेते हैं। फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m1 m2, ये हमने किया था वीडियो में। m1 जो है एक पोल, m2 जो है दूसरा पोल। लेकिन अब इनके और इनके बीच में बात चल रही है, तो एक पोल स्ट्रेंथ तो m, क्योंकि तो इन दोनों की सेम है, और दूसरी पोल स्ट्रेंथ क्या है, m नोड है हमारे पास। तो यहां आ जाएगा m इंटू m नोड। देखो ये भी कंपेयर करके दिखा देता हूं। हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते थे, फॉर्मूला लिखते थे F = 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्टार्टिंग में जब हम कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन करते थे तो आप ये लिखते थे Q1 Q2 बाय r²। लेकिन जब आप इसको इंप्लीमेंट करते थे नेक्स्ट आर्टिकल में, तो आप क्या लिखते थे, जब आप टेस्ट चार्ज मान लेते थे तो ये फॉर्मूला बन जाता था Q0 अपॉन में r², क्योंकि ये टेस्ट चार्ज लेते थे आप, जिसके ऊपर आप इफेक्ट फील करवाते थे कि ये कितना इफेक्ट फील कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी सिंपल में तो हम m1 m2 पोल ले लेते हैं, लेकिन जब हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं आर्टिकल को, तो ये है एक वो पोल जिसपे आप इन्फ्लुएंस दिखा रहे हो, और ये जिसका इन्फ्लुएंस दिखाया जा रहा है। और नीचे आ जाएगी आपके पास, अगर इनके बीच का डिस्टेंस r मान लो, तो ये आ जाता आपके पास नीचे r का स्क्वायर। तो ये कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिज्म का, वो कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अब ये वैल्यू F की है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्यों ना इस B के फॉर्मूले में M की वैल्यू पुट करके M आ जाएगा म्यू नॉट m नॉट अपॉन में है 4 पाई r², और यहाँ अपॉन में है m नॉट। इस m नॉट से ये m नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का एक नया फॉर्मूला जो आपके पास आ गया है वो है ये म्यू नॉट m अपॉन में 4 पाई r²। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई तो कांस्टेंट है, m पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट, किसी भी एक पोल की, चाहे नॉर्थ की चाहे साउथ की, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी आपको, r², जिस पॉइंट पर आप निकालना चाह रहे हो उसका डिस्टेंस। अब एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको, देखो यहाँ जब आप निकालते थे तो Q नोड लास्ट में भी रहता था आपके पास, यहाँ M नोड चला गया, क्योंकि पता है M नोड एक्चुअल में कोई भी चीज नहीं है हमारे पास, ये तो जस्ट क्या थी, हमारी अजम्पशन थी। ठीक है, ये हमारे पास बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट से रिलेटेड हम और देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें हमारे पास। पहली आती है मैग्नेटिक फील्ड को, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने इमेजिनरी लाइंस को कंसीडर किया था, जिन्हें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बोला, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को भी हम एक्सप्लेन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। वो भी क्या है हमारे पास, इमेजिनरी है। ये आपको डिफरेंस जरूर याद रखना है कि हम ये जो है सिर्फ चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इमेजिनरी थी हमारे पास, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जो है वो इमेजिनरी है, एक्चुअल में नहीं है। हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि कैसे एक मैग्नेट ने दूर पड़े लोहे की चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, कोई चीज आपको निकलती हुई दिखाई नहीं दी, तो हमने फिर अजम्पशन किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली होंगी जो उसको खींच के अपनी तरफ ले आए। तो अगर बात करें फिर हम इसकी बार मैग्नेट की, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास देखिए
आउटसाइड द मैग्नेट तो डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। 10th क्लास में भी आपको बताया गया था कि एक बार मैग्नेट अगर आपने ली है और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आप निकालोगे तो दो डायरेक्शन बताई जाती है। एक आउटसाइड द बार मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट तो डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की। दूसरा इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन रहती है साउथ से नॉर्थ की। ये है आपके पास बार मैग्नेट। अगर आप शेप बदल लो, मान लो आपने यू शेप मैग्नेट ले ली, हॉर्स शूज भी जिसे आप बोलते हो, तो ये नॉर्थ पोल रहेगा और ये साउथ पोल रहेगा, तो डायरेक्शन अभी भी वही बोली जाएगी। आउटसाइड द मैग्नेट तो डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ से साउथ, और लेकिन इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन रहेगी साउथ से नॉर्थ। तो चाहे आप बार मैग्नेट लो, चाहे आप यू शेप या हॉर्स शू मैग्नेट लो, डायरेक्शन यही रहने वाली है, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। कुछ और प्रॉपर्टी भी है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, जिन्हें हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एक एक करके। पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। इसका क्या मीनिंग है हमारे पास? देखो, कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग है जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई उसी पॉइंट पर घूमकर आ गए। नॉर्थ से अगर निकली तो देखो नॉर्थ से साउथ और साउथ से दोबारा नॉर्थ, नॉर्थ से अगर निकली तो नॉर्थ से साउथ, साउथ से दोबारा नॉर्थ, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग ये है कि ये बाहर भी लाई करती है मैग्नेट से और मैग्नेट के अंदर भी लाई करती है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते थे, मैं कंपैरिजन भी करके दिखा रहा हूँ आपको साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस नेचर की नहीं थी, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे तो जाती थी, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव पर नहीं आती थी। वहां डायरेक्शन फिक्स थी कि इट ओनली फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस वजह से वो कॉन्टिन्यूअस नहीं थे, वो डिसकॉन्टिन्यूअस थी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ये बात आपको क्लियर रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी सेम आ जाती है जो हमने अभी डिस्कस की कि इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर आपने, तीसरा नंबर लगाया मैंने, दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस कर ली थी डायरेक्शन, एनी टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन at any point gives direction of magnetic field at that point। ये पॉइंट सेम है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी ये पॉइंट था और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी ये पॉइंट है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन देगा किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे अगर आपने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये डायरेक्शन, ये क्या बता रहा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये आपको ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है। तो लाइन पे आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता है। फोर्थ पॉइंट भी सेम है हमारे पास, यहां लिख देते हैं। फोर्थ पॉइंट, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट भी सेम है। जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती थी, ऐसे ही दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया देन एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सेम रीजन आप वहां देते थे कि एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज नॉट पॉसिबल। वही सेम रीजन आपके पास यहाँ रहेगा। लास्ट कुछ ऐसा ही है जैसा वहां पर था, वो भी सेम ही है। वहां पर क्या था? पॉजिटिव से लाइनें निकलती थी, नेगेटिव में लाइनें जाती थी, तो आप ये कहते थे नियर द चार्ज
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि चार्ज के पास में लाइनें जो है वो काफी क्राउड में नजर आती थी आपको। यहाँ पर भी वही सेम रहेगी, पोल्स पे स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकलेंगी ऐसे, तो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, तो इसलिए पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर्स टू मीटर पार्ट। या आप ये कह सकते हो कि क्लोजली स्पेस्ड, जितनी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आप यहां लिख सकते हो क्लोजली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल्स टू, इसका मीनिंग हुआ कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर आपने वाइडली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेगी तो इसका मीनिंग है वहां पर क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास। तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट है इसका 5th नंबर पे, कि जितनी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, जितनी वो दूर होंगे उतनी वैल्यू आपके पास वीक होगी। एक वर्ड और जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, टर्म और जो आपके पास आएगी वो है मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात करें तो वो क्या था कि दोनों चार्जेस में से एक चार्ज की स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया गया था किससे, उनके बीच के डिस्टेंस से। तो वो आपके पास बन गया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल तो सिर्फ क्या था, दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन जिनको सेपरेट किया गया है एक डिस्टेंस से। सिमिलरली यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। मैग्नेटिक डाइपोल की अगर हम बात करें तो ये मैग्नेटिक डाइपोल ही है हमारे पास। बार मैग्नेटिक बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। व्हाई? क्योंकि दो पोल्स को जिनकी स्ट्रेंथ इक्वल है सेपरेट किया गया है एक फिक्स्ड डिस्टेंस से। जब दो पोल्स जिनकी पोल स्ट्रेंथ सेम है, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, उनको हम सेपरेट कर दें एक फिक्स्ड डिस्टेंस से, तो वो चीज बन जाती है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल। तो एग्जांपल पे बात करें तो एग्जांपल क्या है, बार मैग्नेट। अब अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करो तो वही सेम चीज आ जाएगी जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल p से डिनोट करके आप लिखते थे q into 2l। q जो होता था वो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और 2l उन दो चार्जेस के बीच की लेंथ। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच की लेंथ 2l मान ले, दोनों पोल्स के बीच की लेंथ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। तो ये आ जाएगा आपके पास m into 2l। यहाँ फॉर्मूला आ गया, m क्या है, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ और 2l इनके बीच का डिस्टेंस। वेक्टर साइन इसलिए लगता है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये पर्टिकुलर एक पोल से ही मेजर किया जाता है दूसरे के पास। जैसे इन केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑलवेज मेजर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसलिए अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कोई डायरेक्शन पूछे तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ। इसकी डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ होती है, ये आपको याद रखना है। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती थी एम्पियर मीटर, और उसमें एक लेंथ और मल्टीप्लाई हो गई तो अब यूनिट बन जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और यूनिट की अगर बात करें तो वो हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की भी नहीं थी, आप सिर्फ क्या लिखते थे, इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे यहाँ पर भी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या कर दोगे, उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दोगे। तो आज की वीडियो में हमने वो छोटी छोटी बेसिक चीजें पढ़ी हैं जो हमारे लिए बेनिफिट थी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, फिर बार मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दिखती कैसे है,
उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सिमिलर है, कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपोजिट है। और उसके बाद ये दोनों मिलके एक डाइपोल बना रहे हैं, तो डाइपोल होता क्या है वो हमने एक्सप्लेन किया। और अगर डाइपोल ये है तो फिर उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी यूनिट क्या होगी, ये सब बातें हमने आज की वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन की हैं। आप सबने इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है ताकि जो आने वाला पार्ट है इसका वो आपको समझ में आ सके।